चलो सबसे पहले वर्क के बारे में समझ लेते हैं और हमारा मेन फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूलाज को, रादर देन ज्यादा फोकस हम डेरिवेशंस पे करें। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद आया कुछ कि अगर एक बॉक्स है उस पर रैंडम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हमारे काम का फोर्स कौन सा होता था? अगर यहां पे F है तो हमारे काम का F cos थीटा, तो यहां आता है F cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। हमने इसके 3 मेनली केसेस किए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाला। अगर कभी भी थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज हुआ तो क्या होता था? तो cos थीटा की वैल्यू 90 से कम में होती है पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मान लो सेम डायरेक्शन में हो गए, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, याद रखना। ठीक है, मैंने यहां पे गलती से इक्वल टू लगा दिया 90 पे, जबकि नहीं होना चाहिए। क्या होता है अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री तो होता है नेगेटिव वर्क डन। अगर कभी भी सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क डन, ऑपोजिट में है तो नेगेटिव, और अगर परपेंडिकुलर है तो 0। वर्क डन का एक ये भी फॉर्मूला होता है कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक चीज वेरिएबल के फॉर्म में दे दी तो F इंटू dx। अभी हम 1 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर 3 डायमेंशन होते तो हमें यहां डॉट प्रोडक्ट भी लिखना होता। हम मान के चल रहे हैं कि यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक तो सेम डायरेक्शन में, या तो यहां cos थीटा लिख देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, कोई एक चीज वेरिएबल की फॉर्म में दी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर वेक्टर में दिया हो F और डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ऐसा लिखते हैं F डॉट S। काफी सारे फॉर्मूला हो गए। इसके अलावा एक और होता है विच इज, अगर कभी भी हमें ग्राफ दे दें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका एरिया क्या देता है हमें? एरिया अंडर fx ग्राफ हमें वर्क डन देता है। ध्यान रखना, अगर मान लो एक ट्राइंगल की शेप होती तो ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क डन, नीचे वाला नेगेटिव, एंड अप टू सो ऑन, ऐसा कुछ कर सकते थे। याद रखना, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो बताना, अगर मेरे पास सबसे पहले एग्जांपल में ये है एक रास्ता A पॉइंट से B पॉइंट तक, मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूं, क्या सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसको दूसरे नंबर पे लेते हैं। कुछ लिख तो नहीं रहे हो इस स्लाइड से? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन से एक बॉक्स को नीचे लेके आ रहा हूं, इसका मास m है, तो बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे? अगर ये थीटा है एंगल, कौन कौन से फोर्स लगेंगे? लेट अस से इस बार फ्रिक्शन भी है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, इधर लगता है mg, जिसका हमें पता है यहां कितना आता है थीटा, तो ये थीटा तो cos थीटा, इधर की साइड mg sin थीटा, और इधर की साइड फ्रिक्शन, ये नीचे की तरफ आ रहा है अगर बॉक्स तो स्लाइड करके नीचे आ रहा है। समझा? ये सारे टाइप के फोर्सेस है, जितने फोर्स उतने वर्क डन हम निकाल सकते हैं। तो कितने वर्क डन निकालने वाले हम इसमें? 4। सबसे पहले बताना वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल। क्यों भाई 0? क्योंकि चल इधर रहा है, फोर्स ऊपर है, 90 डिग्री तो 0। वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स mg cos थीटा, इसकी वजह से कितना वर्क होगा? फिर से बॉक्स चल इधर रहा है, फोर्स इधर है, 0। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बॉक्स आगे चल रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी दी होगी। लेट अस से ये h दी हुई है हाइट, तो क्या लिखूं मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह? हमें तो ये चाहिए, ये पता है। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री की रेशो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, तो बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेट अस से x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा h डिवाइड बाय साइन थीटा। समझ आया यहां तक या कंफ्यूजन है? अगर मैं पूछता वर्क डन ड्यू टू mg sin थीटा, फिर क्या बताते? तो पॉजिटिव फोर्स इनटू में
h बाय साइन थीटा, जो कि कितना आ रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, mgh। और हमें पता भी है वर्क डन होता भी इतना ही है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो टोटल वर्क डन कितना होता, सिर्फ mgh बचता, बाकी सारे तो जीरो ही है ना। तो ये 4 टाइप के वर्क डन हो गए। अगर हमसे कोई पूछे टोटल वर्क डन निकाल दो जरा इसका, तो क्या करें, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ऐड कर दो, चारों वर्क डन को ऐड कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और ऐसे पाथ की जगह ऐसा बना दूं, क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन? क्योंकि हमें तो डिस्प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पाथ से, ठीक है। अभी भी वर्क डन ड्यू टू mg कितना आएगा, mgh। टोटल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमसे कोई भी पूछे तो इतना आएगा। समझ आ रही है बात? हमेशा ध्यान रखना, हम अगर ग्रेविटी की बात करें देन द वर्क डन इज ऑलवेज mgh। हाइट पे डिपेंड करती हैं चीजें। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, बट नाउ इट्स योर टर्न करने की। मान लो एक बॉक्स को मैंने कुछ इस तरीके से फेंक दिया है एक बिल्डिंग से नीचे, हाइट h है बिल्डिंग की, या फिर एक बॉक्स को मैंने इस तरीके से फेंका है नीचे, मास m है, हाइट h है, और तीसरा केस है इस तरीके से फेंका। तीनों केस में बताओ वर्क डन कितना आएगा, mgh। क्यों? इसमें तो ज्यादा चल रहा है ऊपर जाके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर केस में क्या रहेगी, सेम। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो हाइट नीचे जा रहे हैं हम, हाइट सब में कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में h, दैट इज वाई mgh ऑलवेज। जरा ये वाला बताना इसका क्या आंसर होगा। यहां था पार्टिकल, मैंने धक्का दिया, यहां आ गया, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, mgh। क्यों? ये तो ऐसे आया ना पार्टिकल इधर वाले रास्ते, तो डिस्प्लेसमेंट लेकिन अभी भी कितनी है, 2h माइनस h विच इज h, तो याद आना चाहिए था mgh। ध्यान रखना। तो ये थे हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन, अगर हमें वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कभी भी कोई पूछ ले। दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। अगर मान लो किसी ने कहा इफ अ पार्टिकल गोज फ्रॉम 10 - 2 meter to 31 - 2 after experiencing a force of 2i cap minus 3j cap plus 4k cap Newton, calculate work done by this force। करना है ये वाला। सबसे पहले अगर हमें कभी भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो उससे पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। आई होप सभी कर रहे हैं जिसको आता है, बाकी देख लो। सबसे पहले जो भी पॉइंट है जहां से जहां पार्टिकल गया है, फर्स्ट वाले का नाम होता है r1 वेक्टर या r इनिशियल वेक्टर। लिखने का तरीका होता है, पहले वाला x एक्सिस को शो करता है तो 1i कैप, दूसरे वाला y एक्सिस को शो करता है तो 0j कैप, तीसरे वाला -2k कैप। i j k का मतलब होता है x एक्सिस की डायरेक्शन, y की और z की। अगर हम r फाइनल देखें तो ये अपने पास बन जाएगा 3i कैप 1j कैप -2k कैप। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो ये अपने पास बन जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, विच इज कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस करने के बाद आएगा 2i कैप 1j कैप और 0k कैप। इसमें से इसको माइनस करके देखोगे तो 0 आएगा। समझ आ रहा है? लिख देता हूं एक बार मैं 0। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था अभी वेक्टर फॉर्म में, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। दोनों की फोर्स दिया हुआ है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट आई है 2i कैप 1j कैप 0k कैप। डॉट प्रोडक्ट के रूल मैंने बताए थे, i को i से करते हैं, j को j से और k को k से, तो क्या बनेगा 4 i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1, तो
नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन -3 और लास्ट वाला 0। ऐसा आंसर बना था किसी का 1? यस सर, यस सर। कहा गया है कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम 0 to 10 और फिर 0 to 15। पहले 0 to 10। हाँ, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट वर्क डन बिटवीन 0 मीटर एंड 15 मीटर, सॉरी 10 मीटर। एरिया अंडर कंसीडरेशन निकालना है। हाँ, बस एरिया अंडर कर्व कंसिडरेशन लिमिटेड। तो एक ट्रायंगल है, कैसी शेप लग रही है ये 0 से लेके 10 तक? एक तो है हमारे पास रेक्टेंगल, क्योंकि नीचे 5 है ऊपर 10 है, और ये ट्राइंगल। निकालो, इसका एरिया निकाल के प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब ये भी बताया था वर्क डन का मतलब एरिया भी होता है ग्राफ में। जल्दी से एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया प्लस करना है, बस और कुछ नहीं। रेक्टेंगल का होगा 5 इंटू 10 और ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तुम लास्ट वाले कर रहे हो ना? समझ भी आ रहा है? हाँ? सही में ये वाला आया समझ जाओ, भी बताया, क्योंकि मैं पूछ लूंगा बेटे बीच में, नहीं बता पाए तो भेज दूंगा घर। ठीक है, जहां डाउट है पूछ लेना। कितना आया? ये हो जाएगा 50 और ये 25, तो 75 जूल आ रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था? वर्क डन निकालो 0 से 15 तक। निकालते, कैलकुलेट वर्क डन बिटवीन 0 मीटर एंड 15 मीटर। तो मैं लग रहा है नीचे वाले की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ऊपर वाला तो ऑलरेडी निकाल रखा हमने, नीचे वाला जो भी आएगा नेगेटिव उसको इसमें ऐड कर दो। तो बनेगा वर्क डन इक्वल टू, ऊपर वाले का ऑलरेडी निकाल रखा है विच इज 75, माइनस कर देना 25, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 10 और 15 के बीच में 5 का गैप है और हाइट है 10। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 5 मीटर। और जिसको भी नहीं समझ आएगा ना तो पूछ लेना, रेज योर हैंड एंड आस्क। हाँ, फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा था वर्क डन निकालो 0 और 10 के बीच में। वर्क डन का मतलब होता है अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो जहां तक का भी पूछा है, जैसे 0 से 10 तक का पूछा है, तो उसके नीचे का एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? पहली शेप रेक्टेंगल दिख रही थी तो L इंटू बी, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर एक पार्टिकल जा रहा है 2 मीटर से 5 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स या अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स F इक्वल टू 3x स्क्वायर न्यूटन, देन कैलकुलेट। अब ये भी बताया था जब भी हमारे पास वेक्टर में आ जाए तो F डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर कभी भी ऐसा फंक्शन में आ जाए F इक्वल टू 3x स्क्वायर या समथिंग कुछ ऐसा आ जाए तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx। कुछ नहीं बोल रखा तो हम एज्यूम करने वाले हैं कि फोर्स उसी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो 0 डिग्री मान के चलेंगे। फोर्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां करनी है इंटीग्रेशन? कहां से कहां जा रहे हैं? 2 से लेके 5। 3 को बाहर निकाला, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगी? x स्क्वायर की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में ऊपर जो पावर है उसमें 1 प्लस हो जाता है, मतलब बन जाएगा x क्यूब और नीचे सेम। तो कैंसिल हो जाएगा सर, 3 से 3 कैंसिल, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह एक बार 5 पुट कर दो, एक बार x की जगह 2 पुट कर दो, तो 125 माइनस में 8 117 ऐसा आ जाएगा, 117 जूल। किसी का कुछ अलग आ रहा है या कुछ समझना है इस क्वेश्चन में?
सभी को क्लियर है? पूछ लेना मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कुछ चीजें। जब भी हमारे पास फोर्स में कभी भी कुछ ऐसा वेरिएबल आ जाए ना, कुछ फोर्स ऐसा फंक्शन आ जाए, इंटीग्रेशन आनी ही है। किस तरीके से आएगी वो अभी बताता हूं, क्योंकि अभी तक जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना उसमें एक ही वेरिएबल होता है, सिर्फ x। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, 3 वेरिएबल मतलब 3 डायमेंशन में पहुंच गए हम, 3 वेरिएबल आ गए। बट डोंट वरी, उतना भी मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट वर्क डन। पहले मैं फॉर्मूला समझा देता हूं, फिर आराम से लिखते रहना इसे। वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक डायमेंशन के लिए तो एफ डी एक्स लिख के काम चल जाता है, लेकिन कभी भी अगर हम 3 डायमेंशन में जाए ना तो ऐसा होता है बेटे फॉर्मूला, एफ डॉट डी आर। बताता हूं, मीनिंग बताता हूं इसका। इसका मतलब है मैं फोर्स को 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को 3 पार्ट में ब्रेक करके लिखा जा सकता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को भी, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। वैसे इसका फाइनल रिजल्ट जो करने वाला हूं ना वो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बट वैसे ही स्टेप्स बता रहा हूं एक बार। कैसे करते थे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व? आई को आई से, मतलब एफ एक्स डी एक्स, दूसरी टर्म क्या आएगी एफ वाई डी वाई, और तीसरी एफ जेड डी जेड। ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इसके साथ एक बार इंटीग्रेशन, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना एफ एक्स डी एक्स, दूसरी टर्म बनेगी एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पिछली बार क्या अलग था? सिर्फ फर्स्ट वाली हमने टर्म को सॉल्व किया था ना, इस बार 3 है। तो इस बार एफ एक्स की वैल्यू देख पा रहे हो कहां है? ये 3x। बताना एफ वाई की वैल्यू क्या है इसमें? 2y स्क्वायर। एफ जेड की बस ये पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ जाए तो लिमिट्स बताने वाला हूं। अब लिमिट्स यहां से देखनी है। पहले वाला क्या होता है? आई मतलब एक्स एक्सिस। तो पहले वाला कहां से कहां जा रहा है? 1 से 3, इसकी लिमिट है ये। दूसरे वाला 0 से 3, सेकंड की लिमिट, और तीसरा -2 से 3, इसकी लिमिट। देखो करना इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, कुछ ऐसा होना चाहिए था, इंटीग्रेशन 3x dx, कहां से कहां तक? 1 से 3। दूसरा होगा 2y स्क्वायर 0 से 3, और तीसरा होगा -z dz -2 से 3। लिखा किसी ने सेम? वैल्यूज ही पुट करनी थी बेटे इसमें। 3 को बाहर निकाला, x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जो भी पावर होगी x की उसमें 1 प्लस कर दो, अगर यहां 1 है तो 2 हो गई, डिवाइड में सेम। दूसरे वाला बनेगा 2 y की पावर 3/3, 0 से 3। तीसरा बनना चाहिए था z की पावर 2/2। जैसे ही हम इंटीग्रेशन का रूल लगा देते हैं, इंटीग्रेशन दूसरी टर्म बनेगी 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और तीसरा बनेगा 1/2 बाहर, अपर लिमिट -2 का स्क्वायर। सेम बन रहा है किसी का? फर्स्ट टर्म मेरी बन रही है 3/2 इंटू 8 विच इज 12। दूसरा बनेगा 2 इंटू 9, क्योंकि यह आएगा 27, इसे कट कर देना। तीसरी टर्म बन रही है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 5/2। 12 प्लस 18 -5/2, तो कितना आएगा? 27.5 जूल्स। समझ आया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट, अगर कभी हमसे पूछ लिया जाए कि अगर मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं अंडर सर्टेन लिमिट, एक स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग में अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, क्या फॉर्मूला था उसका? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -k x। ये माइनस क्या शो करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मैंने ये बताया था हम ये वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो माइनस आया है। यूजुअली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। बताई गई थी ये बात?
ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर ये शो करता है रीस्टोरिंग नेचर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से डिस्प्लेसमेंट होती है ये? मीन पोजीशन से। फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मैं स्प्रिंग में बना के दिखाना चाहूं तो अगर ये रहा एक स्प्रिंग, और अब ना तो मैंने इसे अभी स्ट्रेच किया है ना कंप्रेस किया है, तो ये इसकी है मीन पोजीशन, जहां ये आराम से बैठा हुआ है बिना स्ट्रेच या कंप्रेस के। लेकिन अगर मैंने इसे कंप्रेस कर दिया फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, तो ये रहा एक्स, या फिर मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया कुछ इस तरीके से, तो ये रहा वो एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ आ रहा है? ये भी एक्स है। कंफ्यूजन? फोर्स हमेशा उल्टे डायरेक्शन में। अगर हमसे पूछ लिया गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालें, तो आसान है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल, अभी तक जो कर रहे थे, है ना? क्या फॉर्मूला था? F इंटू, और F इंटीग्रेशन में क्या था? F dx, तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम x इनिशियल पे थे और बाद में x फाइनल पे चले गए। माइनस के को बाहर निकाला, x की इंटीग्रेशन अभी अभी बताई थी। अगर x की पावर यहां पे 1 है तो बन जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाय 2। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट? एक बार अपर लिमिट, मतलब एक बार ये पुट कर दो x की जगह और एक बार लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? सिंप्लीफाई कर दो, माइनस के बाय 2 को अंदर भेजेंगे तो हमें स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया हाफ, माइनस अंदर भेजेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का। ध्यान रखना बेटे, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, डज नॉट मैटर एट ऑल। स्टार्टिंग में कहां पे है? मान लेते हैं स्टार्टिंग में मीन पोजीशन पे ही हुआ, तो ये एक्स इनिशियल कितना आएगा? अगर यहीं पे ही है तो 0। मैंने उसे फिर कंप्रेस कर दिया 10 मीटर, तो वो फाइनल आ गया 10 मीटर। बट क्या ऐसा भी तो हो सकता था कि स्टार्टिंग में स्प्रिंग यहां पे है अपनी मीन पोजीशन से 2 मीटर दूर, और मैंने उसे और कंप्रेस करके यहां ले आया 6 मीटर दूर, तो इस बार एक्स इनिशियल भी है, एक्स फाइनल भी है। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना इस बात का, बाकी क्वेश्चन से ही समझ आएगा। यहां तक कुछ कंफ्यूजन? पूछना है कुछ इस स्लाइड से? कौन से वाला? जैसे ही मैंने अंदर भेजा ना, ये उल्टे हो गए। बेटे हमेशा ध्यान रखना, एक्स इनिशियल माइनस फाइनल है। यूजुअली हमने जितने भी चेंज पढ़े हैं ना, वो फाइनल माइनस इनिशियल आज तक पढ़े थे, तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मीन पोजीशन से कितनी दूर हो और बाद में मीन पोजीशन से कितनी दूर हो। ठीक है, एक छोटी सी और चीज करते ताकि थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही हम कर पाए, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है वैसे किसी को? जितने भी वर्क डन हो रहे हैं किसी बॉडी पे, फ्रिक्शन हो, नॉर्मल हो, एमजी हो, जितने भी हो रहे हैं सारे के सारे इज इक्वल टू में क्या आते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। समझ आया? जितने भी वर्क डन हो रहे हैं सारे लिख दो लेफ्ट साइड पे, ऑलवेज इक्वल टू दिस। अब कर सकते हैं हम डन के क्वेश्चन। इसका छोटा सा एक प्रूफ भी देखना। हमने ये सुना है अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई v, डिस्प्लेसमेंट s थी, एक्सेलरेशन इसकी मान लेते हैं a है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती 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 v हो गई। बता सकते हो कौन सी इक्वेशन है जो इन सबको मिलाती है? टाइम कहां दिख गया तेरे को? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर मैं 2 को नीचे भेज दूं तो ऐसा बन जाएगा हाफ v स्क्वायर हाफ u स्क्वायर इक्वल टू as। कोई फर्क पड़ा? अगर मैं दोनों साइड m को मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या होता है? m इंटू a। ये तो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये तो वर्क डन आ गया। इसका मतलब है ये वर्क डन और यहां आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। अगर फोर्स कौन मतलब अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से करना होता, दिस इज द मेथड। जस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशन है, जरा सा धक्का दिया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान सकते हैं? 0। मैं पूछ रहा हूं कितनी दूर चलेगा ये फाइनल रुकने से पहले। पहले बताओ फाइनल रुकेगा कि नहीं? क्यों? फ्रिक्शन है ना, रफ सरफेस है तो रुकना तो पड़ेगा ही इसे। चलो करते हैं, बनाना है इसे। बाकी का आज हमारा लेक्चर जितना भी है 20 मिनट, वो सारा इस पे ही जाता है। सबसे पहला mg और नॉर्मल फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताना स्टार्टिंग में कितनी है काइनेटिक एनर्जी? स्लाइटली ड्रॉप्ड, और फाइनल में कितनी हो जाएगी? 0। बताओ mg कितना वर्क करेगा? हमेशा ही होता है ना, हमें तो सिर्फ हाइट देखनी होती कितनी नीचे है। तो mg में इतनी हाइट नीचे है, उसके बाद तो आगे चलेगा। नॉर्मल आ जाएगा 0, फ्रिक्शन यहां तक तो 0 है, सही कह रहे हो। उसके बाद तो आएगा ना फ्रिक्शन, लेकिन उसके बाद चलेगा कितना, वही निकालना, अभी कहा था। तो हम मान लेते हैं अगर बॉक्स आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई है s। क्या बना है यहां से s की वैल्यू? इसको इधर भेज दो, तो mgh डिवाइड बाय फ्रिक्शन, जो भी आएगा वो आंसर। वैसे फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता ही है, μn। अब यहां देखना ध्यान से, ऊपर की साइड होता है नॉर्मल n, और नीचे की तरफ क्या है? mg। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है ना, मतलब ये n किसके इक्वल होना चाहिए? इसके mg पुट कर दो। ओए थोड़ा अपना धुन सही कर, h बाय म्यू। तो यही सारा दिखाएगा क्या लता मंगेशकर? अगर मैंने एक बॉक्स को v0 वेलोसिटी से फेंका, सामने जाके स्प्रिंग से टकराएगा। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ मतलब मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ, लेकिन जैसे ये बॉक्स इससे टकराएगा तो ये थोड़ा कंप्रेस होगा। बताना है मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, वही वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगानी पड़ेगी बेटे। ठीक है, करो जरा, शाबाश। फॉर्मूला भी अभी बताया था। और अगर मैं फ्रिक्शन देता तो क्या चेंज आता तब क्वेश्चन? नहीं, क्या पता फ्रिक्शन अगर मैंने दे दी यहां तक पहुंचे ही नहीं, ये भी तो हो सकता था, पहले ही रुक जाता, इसलिए अवॉइड करा हमने। करो, कितने टाइप के वर्क डन है? mg, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सेम लिखा किसी ने? mg कितना वर्क करेगा? mg लगता कहां है? नीचे, और बॉक्स कहां जा रहा है? आगे, तो 0। नॉर्मल लगता ऊपर, तो स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स इनिशियल। इनिशियली कितनी दूर है ये नेचुरल लेंथ से? 0। और फाइनली कितनी दूर हो जाएगा? वही निकालना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉक्स की? 0। फाइनली जाकर रुक जाएगा, और इनिशियली अरे हाफ के हाफ m v0 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, हाफ से हाफ कट जाएगा, कितने तरह के फोर्स होंगे? एक तो mg और दूसरा, इस बार नॉर्मल नहीं होगा, इस बार स्प्रिंग फोर्स होगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बता सकते हो ये नीचे कितना गया? x0। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज x0। और स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला बताया? हाफ के एक्स इनिशियल। स्टार्टिंग में कहां पे था? इनिशियल पे, तो 0। फाइनली कितना नीचे है? क्या लगता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? अगर ड्रॉप किया तो 0, और फाइनली भी कितनी होगी? 0। तो 0 माइनस 0,
देख लो क्या बन जाएगा। mg x naught is equal दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, क्वाड्रेटिक है। तुम वही वाले बच्चे थे आज तक जो एक्स नोट यहां भेजा गायब, बायोलियन तभी। तो एक एक्स नोट की वैल्यू कितनी आएगी? 0, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसको छोड़ो ही ना, है ना। और दूसरी कितनी आएगी जब हमने इसको छोड़ दिया? 4 की जगह 2 नहीं आ रहा, 2mg/k। मान के चल रहे हैं ना, उतना पहुंच जाएगा वहां तक। तो वर्क डन ड्यू टू mg, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू वो साइन कॉस सब इसमें आ गए, स्प्रिंग, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा? mg l naught और हाइट लिखनी होती है। अब देखो हाइट कैसे निकालनी थी। मान लो ये यहां तक पहुंचेगा पार्टिकल, इस पॉइंट तक, कुछ तो एक्स नोट अंदर भी जाएगा ना। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये निकाल सकते हैं क्या अब हम? कौन सी रेशो लगाएं? साइन से बात बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि नहीं पता, इनटू में डिवाइड बाय एल नोट प्लस, तो आ जाएगा एल नोट प्लस एक्स नोट इंटू साइन थीटा। नॉर्मल की वजह से वर्क डन, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा? माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगता है, म्यू एन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? उतना भर गया दिमाग के, बाहर निकल रहे हैं आइडियाज। एल नोट प्लस एक्स। स्प्रिंग फोर्स हाफ के, स्टार्टिंग में 0 और बाद में एक्स नोट का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल भी 0। क्या निकालना है? एक्स नोट। क्वाड्रेटिक बन रही है। ओए बाकी सारी बातें तो ठीक है, इस एन की जगह क्या लिखना? cos theta mg cos theta। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां पे होता है एन और पीछे क्या आता है? mg cos थीटा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। और तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक लिमिट तक ही मैं सहन करने वाला हूं। mg cos थीटा या एल नोट या एक्स नोट माइनस में हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म्स हैं? ये दो। मैं एटलीस्ट क्वाड्रेटिक बना के दिखा रहा हूं, सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, ठीक है। ये बनेगा माइनस हाफ के, कांस्टेंट है तो जो भी है, एक्स नोट का स्क्वायर। फिर आती है एक्स नोट वाली टर्म, जो कि ये दो हैं, इनमें से कॉमन आ जाएगा एक्स नोट, तो बचेगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा एक्स नोट। और बाकी टर्म इसमें नहीं है ना बेटा mg, फर्स्ट टर्म में। देखो थोड़ी डिफिकल्ट तो है, बट एटलीस्ट आंसर तक पहुंचे तो। इसके बाद तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है, समझ आया? ये ऐसी होती क्वाड्रेटिक, इसे बोलते हैं ए, ये बी होता है और ये सी। और फिर फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, ये है ए, ये बी, सी। हो जाएगा? आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस that depend on initial and final point, not the path followed। ध्यान से समझना, मैथमेटिकली भी बताने वाला हूं। नोट द पाथ फॉलोड। अब ध्यान से समझो,
अगर मान लो हमारे पास कभी भी एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, हमें ए से चल के बी तक पहुंचने कितने रास्ते अवेलेबल हैं पहुंचने के? इनफाइनाइटली मैनी, मान लेते हैं कोई भी रैंडम पाथ है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। मैथमेटिकली अगर मैं बताना चाहूं तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने सुना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट अस से जहां डिस्प्लेसमेंट हो रही वहीं फोर्स है, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं तुम्हें फोर्स बता दूं के एक्स या सिर्फ फोर्स है एक्स, तो क्या होती है एक्स की इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना, ऐसे ही होता था ना। उसके बाद एक अपर लिमिट पुट करते थे, एक लोअर लिमिट पुट करते थे, ऐसा हम इसको सॉल्व कर देते थे। तो इसका मतलब है अगर ये कुछ एफ इस तरीके से दिया है कि मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पा रहा हूं, सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं, तो हम इसे फाइनल आंसर को लेटर से लिख सकते हैं u ऑफ एक्स। मतलब हमारा कुछ तो आंसर आएगा, मैंने उस आंसर का नाम दे दिया u ऑफ एक्स। एक बार इसमें अपर लिमिट पुट कर दो और एक बार इसमें लोअर लिमिट पुट कर दो, कुछ इस तरीके से। और यही हम ऐसे ही फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें एक परफेक्ट आंसर आता हुआ हमें दिख रहा है। ये कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब किस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा। फाइनल आंसर अगर तुम देखोगे, ये यू जो भी होगा इसमें फाइनल पॉइंट पुट करो और इनिशियल पॉइंट पुट करो और आंसर आ जाएगा। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो अगर घूम फिर के मैं यहीं आ गया तो इनिशियल फाइनल सेम, ये इससे कट जाएगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब है हम यहां पे ये भी नोट पॉइंट लिख सकते थे कि इन अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना होता है? 0। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब एक में कर रखा तुमने, ये हाल है हमारे। फिर हमारे म्यूजिक में नंबर नहीं आ रहे, या वो दूसरा था, तो वो दूसरा है। इसके अगर हमें एग्जांपल्स लिखने हो तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक बताया था स्प्रिंग फोर्स, एंड अप टू सो ऑन। सारे जो भी पाथ पे डिपेंड ना करें, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करें, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। ऐसे ही हमारे पास आता है दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो कि पाथ पे भी डिपेंड करें, तो उसे कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। डिपेंड ऑन इनिशियल या डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है। अगर इस पे दोनों पे ही डिपेंड करे तो हम उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल देखें तो हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स, इसके अलावा जितने भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, उसमें विस्कस फोर्स आ सकता है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, एयर रेजिस्टेंस आ सकता है, ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। समझ आ रही है? ध्यान रखें, इसमें वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ना करके रास्ते पे भी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से वहां लेके जा रहा हूं और फिर वापस लेके आ रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा कि मैं किस रास्ते से लेके गया हूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। समझ आ रही है? लेकिन अगर उसकी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो वो डिपेंड ना करता। कंफ्यूजन है यहां तक? कुछ आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि कहां पे पड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। एनर्जी कि वो पार्टिकल पड़ा कहां पे हुआ है उसकी वजह से डिफाइन की जाएगी जो एनर्जी, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं अपने पेन को यहां पे रख रहा हूं और फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा जितनी हाइट पे रख रहा हूं, दोनों में फर्क है ना, दोनों में अलग अलग ग्रेविटेशनल, दोनों में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऐसा ध्यान रखेंगे। एक और बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था ना, W इज इक्वल टू यू एक्स फाइनल माइनस यू एक्स इनिशियल, हमने
मैथमेटिकली एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके आए थे, एक फंक्शन लेके आए थे, उसी चीज को बस हमने नाम दे दिया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हमने इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिकली चीजों को इजी बनाने के लिए। क्यों इजी बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हम फोर्स का यूज करते हैं न्यूटन्स के लॉज को यूज करके, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर से डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बार बार हमें डायरेक्शन देखनी होती है। नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, और कभी स्प्रिंग फोर्स, एंड अप टू सो ऑन बहुत सारे फोर्सेज हैं, फिर उसका वेक्टर एडिशन करो। ऑन द अदर हैंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या फोर्स में 2+2 होता है हमेशा? नहीं ना, डिपेंड करेंगे कि वो 2 और 2 कहां पे है। क्या पता अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 0 आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो 4 आ जाएगा, और अगर 90 डिग्री पे है तो फिर हमें वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाना होगा रिजल्टेंट का। एनर्जी में ऐसा नहीं। एनर्जी में 2 जूल प्लस 2 जूल कितना होता है? 4 जूल। ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल फोर्स की, ऑल्दो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसकी, बट एक्सटर्नल फोर्स से कंपेयर करता तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा जाता। मैं इस पर डबल स्टार लगा रहा हूं, यह हमारे काम का है। माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही कंसीडर करेंगे। ग्रेविटी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ये सारे कंजर्वेटिव है, और इंटरनल फोर्सेस हैं, स्प्रिंग के अंदर ही लग रहा वो। इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम लोगों को, क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स, याद आया? इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस माइनस को अगर मैं इधर भेज दूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस एफ डॉट डीएक्स, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हमसे कोई आज के बाद रिलेशन पूछेगा, दिस इज द फॉर्मूला। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ये चीज पॉजिटिव आती है, ये चीज पॉजिटिव आएगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। मैंने लास्ट टाइम ये चीजें बताई थी, याद आया? कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? क्या ये मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा जो लास्ट टाइम बताया था, इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स, इसको सेम ही रखा, ठीक है। मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा और ये फॉर्मूला सेम, और यहां से आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डीएक्स। बस ये ध्यान रखना, हम यहां पे बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, जितने इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी बात हो रही है यहां पे। समझ आ रहा है? अगर मैं कभी स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो वो आ जाएगा यहां पे, एंड अप टू सो ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 3D में हम बात करते हैं, तो 3D में मैंने बताया फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है, लास्ट टाइम बताया था, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। और ऐसे ही dx को कैसे, या dr वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है ये भी बताया था, dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। बताई गई थी ऐसी बातें। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा? f डॉट dr। i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब fx dx, j को j से और k को k से। और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है f डॉट dr, या फिर सीधा ही इस बार पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। ये देखो यहां से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, ऐसे ही एफ जेड डी जेड। 3 पार्ट में इंटीग्रेशन हम कर देंगे अगर हमें कभी भी फोर्स दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ जाए तो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हमें फोर्स दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेशन, और अगर उल्टा हो, गिवन यू फाइंड एफ, ये तो पहला पार्ट हो गया ना, इसका दूसरा पार्ट। अगर फोर्स निकालना पड़ जाए, जस्ट इसका उल्टा, तो अगर 1 डायमेंशन हो, अच्छा पता है अगर फोर्स पता है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है, और अगर ये पता है पोटेंशियल एनर्जी फोर्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा?
तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन है, तो कुछ ऐसा लिखा जाता है f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, डिपेंडिंग ऑन कौन सी डायरेक्शन होगी वो भी हम यहां पे लिख देंगे। ये हो गया 1D में, 1 डायमेंशन में। और अगर 3 डायमेंशन की बात होती तो हम इसको ऐसे लिखते f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, थोड़े न्यू सिंबल आने वाले हैं, इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक दो क्वेश्चन डोंट वरी इसके मैं कराने वाला। ये रहा 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखवा दिए हैं। याद रखना, अगर हमें फोर्स दिया है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ये फॉर्मूला, और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है फोर्स निकालना तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। मैंने बताया नहीं, न्यू सिंबल है, डिफरेंशिएशन ना होके पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसे डेल बोलते हैं, नाम ही अलग है इसका, डेल यू बाय डेल एक्स ऐसा है। बहुत ही कम चांस है तुम्हारी क्लास एग्जाम में आने के इसके, सिर्फ ये लास्ट वाला, ठीक है, मुश्किल नहीं है बट आते नहीं है एग्जाम, बताते हैं हम। याद कर लिया? चलो जरा कैलकुलेट करके बताना, कैलकुलेट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी फॉर्मूला बताया, अगर मान लो एक स्प्रिंग है, स्टार्टिंग में यहां पे पड़ा हुआ है अपनी नेचुरल लेंथ पे, और बाद में हमने इसे खींच के यहां पे ले गए x डिस्टेंस आगे, तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग। लिखना जरा इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। स्टार्टिंग में अपनी नेचुरल लेंथ पे है और बाद में इसको मैंने x डिस्टेंस खींच दिया, कल बताया था फॉर्मूला वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, ऐसा कुछ बताया होगा। तो फोर्स का क्या होता है फिर? एनर्जी का सोच जल्दी, कल लिखवाया था, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं बताया क्या? करो। अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला होता है वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेफ्ट साइड ऑलरेडी हमें पता है, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, माइनस डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या बता सकते हो स्टार्टिंग में कितनी होगी एक्स की वैल्यू? नेचुरल लेंथ भी पड़ा हुआ तो 0 बचेगा हमारे पास, हाफ के 0 का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें ना एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो नेचुरल लेंथ है ना, यहां पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0 है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh डिफाइन करना है तो पहले रेफरेंस तो बताओ कि हाइट कहां से मेजर करोगे। या हम छत पे है ना अभी इस समय, तो हाइट यहां से ऊपर मेजर करें या जमीन से ऊपर मेजर करें? क्यों जमीन से क्यों? वो हम लोगों पे डिपेंड करेगा कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं। अगर हम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले रेफरेंस पॉइंट, तो ऊपर हाइट पॉजिटिव होगी और नीचे हाइट नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना, रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। तो ये यू इनिशियल कितना आ जाएगा? 0, क्या बचेगा? माइनस यू फाइनल, यहां से भी एक नेगेटिव साइन आएगा, यहां से भी नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना बेटे ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, फोर्स होता है माइनस के एक्स, मैं यहां पर लिख ही देता हूं। स्प्रिंग फोर्स का हमने फॉर्मूला देख लिया, हाफ के एक्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स भी देख लिया, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रहेगा? थोड़ा सा थ्योरी और करते हैं तब आगे बढ़ेंगे ताकि फायदा हो थोड़ा और। ये बात याद रहेगी बेटे सबको? क्या तुम लोग सेम काम कर सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी? कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिचुएशन में दे रहा हूं, ये रहा ग्राउंड और मैंने एक बॉल को h हाइट ऊपर फेंक दिया, बताना पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या लिखोगे?
वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी बताया ना, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ये होगा माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और फोर्स का सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जरा सोच के बताओ, मैं अगर अपने पेन को ऊपर फेंक रहा हूं तो पेन जा कहां रहा है, ऊपर, लेकिन ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे, तो दोनों में कितना एंगल हो गया 180। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव mgh। फिर से वही दिक्कत, हाइट में यहां से मेजर कर रहा हूं, मैंने खुद ही एज्यूम कर लिया ना, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो यहां मानना होगा, ये रहा हमारा रेफरेंस पॉइंट। इनिशियल वाले को हटा दो, नेगेटिव से नेगेटिव गायब हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स mgh। याद रहेगा, ध्यान रखना इसको। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। जब हम 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखेंगे, ठीक है, अभी हमें जरूरत नहीं है उसकी। सोच के देखो ना, जो मैंने अभी अभी बताया, ये एक्सप्रेशन मैं लिख ही तब पाया जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती। नॉन कंजर्वेटिव में सॉल्व कर पाना ही नहीं पॉसिबल, हाथ पे डिपेंड करती हैं चीजें। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा या समझ नहीं आ रहा तो जरा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ये y लिखा मैंने, कैसे करें इसकी इंटीग्रेशन, क्या होती है एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3। y भी है यहां पे, तो y पता होना चाहिए। तो मैंने लगता y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, y की वैल्यू x भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन अलग अलग y की वैल्यू गिवन हो सकती है। इसका मतलब है ये तो पाथ डिपेंडेंट है, मैं इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। और अगर मैं तुम्हें कह देता W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स इन जनरल, बताना इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, हाँ क्यों बाहर आएगा भाई, अगर कांस्टेंट होता तो बाहर आता है। तो मैंने लगता है ये तो f कुछ भी हो सकता है इस हिसाब से, तो हर बार सॉल्व कर पाना तो पॉसिबल नहीं है ना, अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ फोर्स तो पक्का ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाती है इजीली। उसी को ही तो हमने नाम दिया कंजर्वेटिव फोर्सेस, समझ आया, कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जिसमें ये पाथ डिपेंडेंट ना हो, इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, उन टाइप के फोर्सेस को भी हमने नाम दिया कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया था जब फोर्स क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब जब फोर्स हो जाए 0, फोर्स 0। लेकिन फोर्स का भी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, du बाय dr। लेट अस से अगर हम x एक्सिस पे चल रहे हैं तो यहां x आ जाता, y पे चल रहे हैं तो y आ जाता है, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था du बाय dx इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखना पॉसिबल है। अगर मैं कभी भी du बाय dx लिख दूं इक्वल टू 0 तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। हमें अगर चेक करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्लोप पे जाना होगा। अगर ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये रहा हमारे पास लेटर से ग्राफ। जरा मुझे ये बताओ इस जगह पे स्लोप कितना है। स्लोप के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताई हुई है चीजें, है ना। स्लोप का मतलब होता है ये पीकनेस, कुछ इस तरीके से ये हमें बताता है स्लोप। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट लगा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है जिसकी स्लोप इतनी है, स्टीपनेस चढ़ाई उसकी, और एक ऐसे है, इसे ही हम स्लोप बोल रहे हैं कि कितनी ज्यादा उसमें स्टीपनेस है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहां पे स्लोप कितना दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करता तो, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये थीटा कैसा हमारे पास आएगा, 90 से छोटा, और 90 से छोटे का मतलब होता है स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप हमें मिलता है tan थीटा से। अगर कभी भी थीटा 90 से छोटा हो तो यह आता है पॉजिटिव, और अगर थीटा 90 से बड़ा होता, इस केस में देखो
इसमें अगर हम यहां से एंगल देखेंगे तो 90 से बड़ा है, अगर 90 से बड़ा है तो नेगेटिव। इस केस में बताना थीटा कितना है, इसमें कितना है थीटा, देखो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ना, तो 0, 0 का मतलब कितना आ जाएगा स्लोप, tan 0 0 होता है, इसलिए स्लोप भी 0 आ गया। समझ आ रहा है? हमें कभी भी अगर स्लोप चाहिए होता है तो वो मिलता है tan थीटा से या फिर dy डिवाइड बाय dx से। ठीक है, लेट अस से अगर तुम्हें और भी कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको इजी वर्जन में बता सकता हूं। यहां पे u लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहां पॉजिटिव आएगी, यहां पे उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और टॉप पे उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। डेरिवेटिव 0 आने का मतलब है du बाई dx, यहां पे स्लोप 0 आने का मतलब है ये 0। और कब स्लोप 0 आ सकता है, ये क्या चीज है, du बाई dx क्या था, ये तो फोर्स था। du बाई dx को हमने डिफाइन किया था फोर्स, इसका मतलब है इस टॉप पॉइंट पे फोर्स कितना होगा 0। जरा ध्यान से इस पॉइंट को भी एनालाइज करो, ये वाले, यहां स्लोप कितना है, ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, अभी भी एंगल कितना है 0, और जब जब एंगल 0 आएगा फोर्स कितना आने वाला है 0। बता सकते हो यहां पे स्लोप कितना है, ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां भी कितना आएगा स्लोप 0 या फिर फोर्स 0। बता सकते हो तीनों जगह पे फोर्स तो 0 है, लेकिन क्या फर्क है तीनों में, तीनों जगह पे फोर्स 0 है, लेकिन तीनों जगह पे कुछ तो अलग लग रहा होगा तुम्हें, क्या, एग्जैक्टली ये सोचना था हमें, ये मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कांस्टेंट है। समझ आ रही है, ये तीनों में फर्क था, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे है U इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है आज के बाद अगर हमें कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो हम ध्यान रखेंगे 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, या मिनिमम हो, या कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी हो। ठीक है, तीनों को कैसे ढूंढना है वो अभी बताता हूं। सोच के देखो, अगर कोई पार्टिकल यहां पड़ा होता तो क्या होता, ये पड़ा कोई पार्टिकल, बताना क्या होगा, इसे मैं थोड़ा सा ही धक्का दूंगा तो नीचे आ जाए, क्या वापस आ पाएगा इस जगह पे, कभी नहीं ना, बिना फोर्स लगाए। इस जगह पे बताना क्या होगा, अगर मैंने इसे थोड़ा सा धक्का दिया तो ये ऊपर तो जाएगा, वापस आ जाएगा उसी जगह पे। और इस जगह पे क्या होगा, अगर मैं इसे धक्का दूंगा तो आगे चला जाएगा, है ना, थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगा, वो अलग बात है। तीनों में फर्क दिखाई दिया। ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट, सॉरी सबसे पहले ये पॉइंट, इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी तो ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ, अभी तो रुका हुआ है, लेकिन अगर मैंने इसे थोड़ा सा धक्का दे दिया कभी वापस नहीं आएगा। ये जो चीज है ना, इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बता सकते हो क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम, धक्का दिया वापस उसी जगह पे आ जाएगा। और इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होएगी इसकी, धक्का दो थोड़ी देर बाद जाके फिर से इक्विलिब्रियम में। अभी ठीक है, तो ये सारा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आज के बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, थ्योरी इतनी थी आज के लिए, बाकी क्वेश्चंस ही हैं बचे हुए समय में। अगर हमें कभी भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी तो सबसे पहला टास्क हमारा होगा उसकी डिफरेंशिएशन करो, जो कि फोर्स होता है इक्वल टू 0। पहला टास्क, वहां से हमें कुछ मिलेंगी, वी विल गेट x1 x2 अप टू सो ऑन, कुछ वैल्यूज मिलेंगी x की। दूसरा टास्क हमारा होगा कि पता तो लगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी की वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है अनस्टेबल है,
उसे पता लगाने के लिए हमें एक और बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 और फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करनी होती है। अभी सिखाता हूं कि कैसे करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं है उसके पास। और अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड डेरिवेटिव हमें बताता है कि आसपास वाली वैल्यूज के बारे में। जैसे इस पॉइंट में अगर तुम ऑब्जर्व करते तो आसपास की वैल्यूज कैसी हैं? कम है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम पे है तो बाकी कम है, इसीलिए लेस देन 0। ठीक है, इसमें अगर तुम देखोगे कि आसपास की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ये मिनिमम पे पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस इज ग्रेटर देन 0। हमें ये कर्वेचर के बारे में भी बताता है। 3 स्टेप याद रखना, 2 ही बताए मैंने वैसे तो। पहला स्टेप, अगर कभी भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स निकालने हो, इसकी कर दो डिफरेंशिएशन। क्या होती है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन? पावर आगे और पावर में से एक कम, मतलब कितना हो जाएगा 2x। और 8x की कैसे करें? 8 को ऐसे ही और x की डिफरेंशिएशन 1, तो कितना बचा 2x माइनस 8। पहला स्टेप में क्या करना होता था? एक तो डिफरेंशिएशन करो और इक्वल टू में क्या रख दो? 0। इक्वल टू में 0 रख देते हैं, तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी x की? 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। बस अब दिक्कत यह है कि x की वैल्यू 4 पे क्या है? मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या चीज है? या स्टेबल इक्विलिब्रियम है? कैसे पता करें? उसके लिए भी ट्रिक बताइए ना। एक और बार डिफरेंशिएशन करो। पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिला था हमें? यह मिला था 2x माइनस 8। बताओ जरा, 2 को तो ऐसे ही रखेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1 और 8 की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट की 0 होती है। हमारे पास आंसर बना है 2। 2 कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 पे कैसे होते हैं? ग्रेटर देन 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हमें अगर आंसर लिखना होगा तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 4 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एनर्जी कैसी होगी? यहां पे लिखा वर्ड, वहां पे एनर्जी होगी मिनिमम। अगर तुमसे पूछ लिया जरा मिनिमम एनर्जी भी बता दो, कैसे बताएंगे? इसको पुट कर दो उसमें, है ना? तो क्या बनेगा? मिनिमम एनर्जी 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4, जो कि कितना हो जाएगा? 16 माइनस 32, विच इज माइनस 16 जूल्स। समझा? एक मैंने सिखाने के लिए कराया है, दूसरा तुम लोग करोगे। फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। x क्यूब बाय 3 माइनस 9x, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम। 9 को ऐसे ही रखा, x की होती है 1, ऐसा बन रहा है मेरा, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 9, जिसको हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a प्लस बी, a माइनस बी। ऐसा सुना कभी? सेकेंड स्टेप होता था इसको इक्वल टू 0 रख दो, x माइनस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 3, 1 माइनस 3। यही आ रहा है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक और बार डिफरेंशिएशन करो। बताओ इसकी एक और बार डिफरेंशिएशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर की क्या होगी? 2x, और 9 तो अकेला है तो 0। कैसे पता करें इससे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो हमारे पास ना 2 वैल्यूज अवेलेबल हैं, एक बार डाल के देखते हैं इसमें। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। एट x इक्वल टू 3, डी स्क्वायर u बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6, विच इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं माइनस 3 पुट करूंगा तो डी स्क्वायर u बाय डी एक्स स्क्वायर
-6 हो जाएगा विच इज लेस देन 0, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर हमसे कोई पूछ लेता जरा मैक्सिमम एनर्जी बताना, कहां से मिलती मैक्सिमम एनर्जी? अनस्टेबल से मिलती। मैक्सिमम एनर्जी वहां पर पुट कर दो और ऐसे मिनिमम एनर्जी यहां से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखना कितनी आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी। एक बार x की जगह 3 पुट कर दो, एक बार x की जगह -3 पुट कर दो, यहां से मिलेगी मैक्सिमम एनर्जी और यहां से मिनिमम एनर्जी। लेट अस सी की कितनी आती है। ये पार्ट नोट कर लिया स्लाइड का सारा, पुट करो। तो u मैक्सिमम और u मिनिमम 3 का स्क्वायर बाय 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 10, जो कि बन रहा है 9 - 27 विच इज पहला मिनिमम दूसरा मैक्सिमम। ये बन जाएगा -3 का क्यूब बाय 3 माइनस, मेरा क्यों नहीं आ रहा 0? कैसे? और ये 3 कहां गया? बायो का? अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? 27 से 27 कट जी, ऐसे ही था। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बेटे, हो जाती हैं मिस्टेक्स। अगले साल बायो ले लियो। इसको करेंगे तो -8, हाँ तो ये बीपी हाई करवा देता मेरा। कितना हो जाएगा ये? -9 और +27 जो कि हो जाएगा 18। देखो मैक्सिमम मिनिमम आ गई वैल्यू अपने पास। अभी भी किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत? शाबाश, नेक्स्ट करना गिवन। फिर इसके बाद क्वेश्चंस को चेंज करने वाले हैं अगर तुम लोगों ने ये सही कर दिया तो। ax² माइनस bx, फाइंड पॉइंट्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हियर a b are positive constants। पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो मिलेगा 2ax माइनस b। सबका याद है? सेकेंड स्टेप में इसको इक्वल टू 0 रखना था तो आना चाहिए था b डिवाइड बाय 2a। वो तेरा ये क्यों नहीं आ रहा सेम? ये 2 कहां गया? यार है सबका? पुट कर दो डबल डिफरेंशिएशन करके। एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर बन रहा है 2a। x की 1 होती है डिफरेंशिएशन और b की 0। 2 भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और ग्रेटर देन 0 पे कैसा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमें पूछ लिया जाता स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है मिनिमम? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पुट करो इसमें x की वैल्यू तो बनेगा 2a, सॉरी a x की जगह b बाय 2a माइनस b इंटू b बाय 2a। तो बनना चाहिए b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a। देखना सेम बन रहा है तुम लोग का? हो गया? अब मैं वो वाली टाइप पे लेके चलना चाहूंगा जब मैंने कहा था कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फोर्स दिया, फोर्स निकालना, पोटेंशियल एनर्जी दिया एंड अप टू सोन, ऐसा कुछ दिया हो। और पार्शियल डेरिवेटिव भी थोड़ा सा सीखते हैं। अगर हमें मान लो गिवन है फोर्स इज इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3yj कैप। एक एक टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन करा देता हूं हर टाइप का ताकि कवर हो जाए।
जेड जे कैप, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू। देखो फॉर्मूला क्या बताया था, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और फोर्स दिया हुआ है देन दिस इज द फॉर्मूला। लिखो ये फॉर्मूला, डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पहले वाला फोर्स का पार्ट 2x dx, दूसरे वाले फोर्स का पार्ट 3y स्क्वायर dy, और थर्ड वाला माइनस z dz, ऐसा कुछ। लिमिट क्या दी हुई है, कहां से कहां गया है पार्टिकल, ओरिजिन से 2 - 2 2। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, सारे ही जीरो हैं स्टार्टिंग में, और बाद में 2 - 2 2। और तुम्हें पता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी दी हुई है 0। गिवन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज 0 एट ओरिजिन, तो u फाइनल -0, बाकी की इंटीग्रेशन करो, देखना क्या आ रहा है। फिर 3 को ऐसे ही रखा, y स्क्वायर की क्या होती है y क्यूब डिवाइड बाय 3, और फिर z की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो क्या बनेगा z स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लिखा था ऐसे, 2 से कट हुआ, 3 से 3 कट हुआ, तो u फाइनल आ जाएगा माइनस, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, ऐसे यहां भी 3 से 3 कट होके -2 का क्यूब 0 का क्यूब, यहां पे तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, -4 -8, और यहां से आएगा -2, -2 का क्यूब -8 होता है। इस हिसाब से देखें तो आंसर बन रहा है 6। ऐसा आ रहा है सभी का, बार भी माइनस है एक। गिवन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x। फाइंड फोर्स एट 1 - 1 1। देखो जस्ट उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, इसमें क्या दिया हुआ था, फोर्स क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें क्या दिया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी दी है, स्केलर है इसलिए आई जे के कैप नहीं तुम्हें दिख रहा होगा, और फोर्स निकालना है इस बार। तो सोचते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला कराया था मैंने जिसमें x y z तीनों आ रहा हो, ये रहा अजीब सा, है ना। तो इसको निकालना सीखते हैं, इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, डेल यू बाय डेल जेड के कैप, ऐसा कुछ। सबसे पहले वाली क्वांटिटी निकालने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से समझना इसको कैसे निकालते हैं। इस पूरी चीज की डिफरेंशिएशन करनी है, सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। ऐसे समझो कि y एक कांस्टेंट है, 2 लिखा y की जगह, या y की जगह 4 लिखा, z की जगह 2 लिखा, ऐसे एज्यूम कर लो। तो पहले वाले में हमें x दिखाई दे रहा है इसलिए डिफरेंशिएशन कर दो, x स्क्वायर की क्या होती है 2x, y को ऐसे ही छोड़ दो। सेकंड वाले में x दिख रहा है नहीं ना, 0। तीसरे वाले में x दिख रहा है, हाँ, और x की क्या होती है अकेले की 1, तो z स्क्वायर बचा। अब यहां से वैल्यूज ढूंढो, ये देखो क्या कहा हुआ है, x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह -1 और z की जगह 1 पुट करो, तो ये बन जाएगा -2 + 1 विच इज -1। ऐसे ही हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। इस बार x को तुम्हें x और z को कांस्टेंट मानना है और y को वेरिएबल। इसमें y दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म में है, तो x स्क्वायर को ऐसे ही रखो, y की कितनी होती है अकेले की 1। इसमें भी y दिखाई दे रहा है, y स्क्वायर की क्या होती है
2y, z को ऐसे ही, इसमें y दिखाई दे रहा है थर्ड टर्म में, नहीं ना, तो उसकी 0। फिर से पुट कर दो तो बनेगा 1 का स्क्वायर और -2। वैल्यूज पुट करके खुद देख लेना। तीसरी टर्म देखते हैं z के रिस्पेक्ट में। कौन सी टर्म है जिसमें z दिखाई दे रहा है? सेकंड है ना। सेकंड में यहां z दिखाई दिया, z के अकेले की क्या होती है? 1, तो बचा y स्क्वायर। और तीसरे वाले में 2xz या 2zx। फिर से वैल्यू पुट करो, 1 -1 1, x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 1। तो ये बनेगा इस बार -1 का स्क्वायर और यहां 1 1 पुट करोगे तो 2, तो आंसर आएगा 3। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी हैं वापस फॉर्मूला में डालो एंड यू विल गेट द आंसर। क्या बनेगा? f वेक्टर इज इक्वल टू -1 i कैप, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? -1 j कैप, और तीसरे की वैल्यू आई है 3k कैप। इस बाहर वाले माइनस को अंदर भेजेंगे तो फाइनल आंसर बन रहा है 1 i कैप, 1 j कैप, -3k कैप। पावर के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसे डिफाइन किया जाता है एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी वर्क कितनी जल्दी किया जा सकता है, कितने टाइम में किया जा सकता है, उसे हम बोलेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, अगर मैं कभी भी एक ऑब्जेक्ट को यहां से h हाइट पे रखना चाहता हूं तो कितना वर्क करना होगा यहां से यहां उठाने के लिए? अगर ये h हाइट है तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मैं किसी भी रास्ते से ले जा सकता हूं। हमें पता है चीजें रास्ते पे नहीं डिपेंड करती, कल ही पढ़ा था। जो रास्ते में ना डिपेंड करे उन फोर्सेस का नाम क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव होता है ग्रेविटी। तो अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट पर रखूं कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh। बताई थी ना कितनी हाइट ऊपर लेके जाना है। क्या फर्क होगा इन तीन रास्ते में? एक चीज तो है फर्क होगा तीनों में, विच इज टाइम। टाइम का तो फर्क होगा ना। तो हम मान लेते हैं यहां पे मुझे सबसे कम टाइम लगा एज कंपेयर टू दिस वन या दिस वन, तो हम बोलेंगे कि पावर वहां जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी हमें सेम काम को करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो हम पावर को कुछ ऐसे डिफाइन करने वाले हैं, इट इज रेट ऑफ, या फिर सबसे पहले dw डिवाइड बाय dt। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अगर किसी भी एक टाइम पे पावर हमें निकालनी है देन दिस इज द फॉर्मूला। हम सिंपल उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे जो भी वर्क डन आएगा एंड दैट्स इट, खत्म, हमारे पावर मिल जाएगी। अगर कभी भी कोई पूछ ले एवरेज पावर बताओ, देखो एवरेज के ना काफी सारे सिंबल होते हैं। एक हमारे पास सिंबल एक मिनट लगेगा इसमें। एक सिंबल हमारे पास होता है कि पावर लिखो और उसके साथ अभी ठीक। तो एक सिंबल हमारे पास एवरेज पावर का कुछ ऐसे होता है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एवरेज पावर को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन p इंटू डी टी डिवाइड बाय डी टी, कुछ इस तरीके से। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते थे टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। याद है वो एवरेज स्पीड जैसी हमने चीज की थी कभी? एवरेज स्पीड का क्या होता था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। वैसे सेम डेफिनेशन यहां पे बना सकते थे, बट ये ज्यादा फेमस, ये ज्यादा हमारे काम आने वाली है। इंटीग्रेशन पीडीटी एक फॉर्मूला ये हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला हो सकता है, हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है, तो वर्क तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है ना। इसका मतलब है मैं ऐसे भी लिख सकता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, इट इज ऑल्सो इक्वली वैलिड। फोर्थ, अगर हमें कभी भी एक ग्राफ दे दें, तुम लोग सोच के बताना, ठीक है? ये पी टी ग्राफ दे दे, बताओ इसके नीचे के एरिया से हमें क्या मिलने वाला है? कभी भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एरिया से हमें क्या चीज मिलेगी? वर्क डन मिलने वाला है। एरिया का मतलब होता है दो चीजों को मल्टीप्लाई करना, तो एरिया अंडर पी टी ग्राफ से हमें मिलता है वर्क डन। याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है। यहीं से ही हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा, विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हो गया ना रिजल्ट। कंफ्यूजन है यहां तक?
इससे भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 5th नंबर पे है, लेकिन मैं उस पर स्टार लगाना चाहूंगा, हमारे सबसे ज्यादा काम का। 12th में भी यही फॉर्मूला हम ज्यादा यूज कर रहे होंगे, विच इज, तुम्हें लगता वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है ना? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय dt। अब फोर्स की डिफरेंशिएशन जैसा तो हमने आज तक कुछ भी नहीं सुना कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स? ऐसी कोई क्वांटिटी है ही नहीं, हमने डिफाइन ही नहीं किया आज तक। तो इसको अंदर ले जाते हैं, क्या बनेगा? तो F ऐसे ही डिफरेंशिएशन किसकी होगी? S की। डिफरेंशिएशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, पावर इक्वल टू F डॉट V। मेक श्योर इसको ध्यान रखना। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव पावर, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव पावर, एंड अप टू सो ऑन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन से मैं सिखाता हूं, पहले यहां तक नोट कर लो तो बताना। क्या तुम लोगों को एक सिचुएशन याद है कि अगर मैं एक लिफ्ट के अंदर बैठा हूं और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाए तो मेरा वेट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज? इंक्रीज, थोड़ा ज्यादा आएगा वेइंग मशीन में। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लिया सारा कुछ। जैसे मान लेते हैं एक लिफ्ट है, उसके अंदर कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, मास है उसका m, ऊपर की तरफ ये लिफ्ट मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से। पूछा गया है कैलकुलेट पावर बाय ग्रेविटी एंड टेंशन after t seconds from start of the motion। चलो देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करते हैं, फिर बिल्कुल बेसिक से एक दो कराऊंगा, एंड देन फिर ग्राफ थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। अगर हमारे पास कभी भी ऐसा दिया हो कि एक लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और हमें पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला भी अभी क्या बताया था? अभी बताया था रेट ऑफ वर्क डन, या रेट ऑफ वर्क भी बताया था, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी बताया है। कौन सा लगाने में फायदा होगा बताओ? वर्क बाय टाइम, सोचो, दिमाग लगाओ, किस में फायदा होगा? क्या वो लगा सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी? वेलोसिटी है अपने पास, क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी टी टाइम के बाद? इसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मोशन u की वैल्यू कितनी होगी? 0। u 0 है, एक्सेलरेशन दे रखी है, टाइम भी पता है हमें t सेकंड्स। क्या फाइनल वेलोसिटी निकाली जा सकती है? कौन सी इक्वेशन लगाएं? v इज इक्वल टू u प्लस at। इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। देखो v इज इक्वल टू u तो 0 है, a हमें गिवन है क्वेश्चन में और t भी गिवन है, तो v आ जाएगा at। बाय द वे याद रखना, ऊपर जा रही है लिफ्ट, सबसे पहला काम करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन क्यों बोल रहा हूं, पावर बाय ग्रेविटी। क्या लिखें? फोर्स इनटू वेलोसिटी में कितना होता है? फोर्स बाय ग्रेविटी, कितना फोर्स लगता है ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg। और स्पीड तो अभी अभी हमें पता लगी at। बता सकते हो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाऊं या नेगेटिव? नेगेटिव क्यों? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे, दैट इज वाई नेगेटिव। इसका मतलब है थोड़ी पावर कंज्यूम करेगी ये ग्रेविटी, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पावर बाय टेंशन। चीजें अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बता सकते हो टेंशन कितनी लगेगी? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूं तो बताओ कितने फोर्सेस होंगे जिसको ये टेंशन झेल रही होगी, ये रस्सी झेल रही होगी। हाँ, लेट अस से अभी लिफ्ट का मास हम कंसीडर ना करें तो ठीक है, तो कितने फोर्सेस लगेंगे मैं ये पूछ रहा हूं। टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? mg। यही आनी चाहिए, एक ही तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या कुछ और भी? तो मैं नहीं लगता जब मैं लिफ्ट के अंदर बैठता हूं तब तो वेट एकदम सही है, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करनी स्टार्ट कर दे तो वेट बढ़ जाता है।
कितना, ये भी बताया था मैंने, mg प्लस ma, इतना हो जाएगा बेटे, इतनी टेंशन आ जाएगी इसके अंदर। और यही नॉर्मल रिएक्शन भी होते लास्ट टाइम तक, याद आया? अगर वेइंग मशीन पे मैं खड़ा हूं ना, तो वेइंग मशीन मेरा अगर वेट 62 है तो वो 62 नहीं दिखाएगा, वो ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर कर रही है लिफ्ट, इस वजह से। तो फिलहाल हम ये पुट करेंगे इस बार टेंशन की जगह mg प्लस ma इंटू में वेलोसिटी जो कि अभी हमने निकाली at। अब बताओ पॉजिटिव पावर होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? टेंशन कहां लगती है? ऊपर की तरफ, और लिफ्ट भी जा रही है ऊपर के डायरेक्शन में ही, दैट इज वाई दिस इज द आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। गिवन वर्क डन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, कैलकुलेट पावर इन 2 seconds, पावर एट एंड इन 2 seconds। ये दो वर्ड से क्या चेंज हो जाएगा? एट का मतलब होता है उसी मोमेंट पे निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, और इन का मतलब 2 seconds में, तो ये एवरेज वाली बात हो गई, ठीक है? तो दो पावर अलग अलग निकालनी पड़ेंगे हमें, करना। वर्क डन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन कर सकते हो और पावर निकल जाएगी। डिफरेंशिएशन आई होप आती है, 0 to 2। देखो ऐसा होगा पहला पार्ट, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पे निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन करो। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, बिल्कुल सही है, और 2 को ऐसे ही रखा, t की डिफरेंशिएशन बढ़िया 1। बस अब t की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकंड, आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा? एट 2 seconds 2 into 2 4 plus 2 6 वॉट आ रहा है। तुम लोग का भी यही है? शाबाश। एवरेज पावर, एवरेज का फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन पावर इंटू dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt। एक तो ये है फॉर्मूला। अच्छा, इसमें वर्क डन दिया हुआ ना, एक दूसरा भी अभी बताया था बाय द वे मैंने, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, इससे होगा शायद इस बार, है ना? अगर पावर दी होती तो इंटीग्रेशन कर देते। 2 सेकंड में टोटल कितना वर्क होगा बता सकता कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं एक बॉक्स है, आगे की डायरेक्शन में चल रहा है। जब टाइम 0 था, 10 kg का बॉक्स है, इसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन भी इस बार दिया हुआ है 0.2। तो बताओ 5 सेकंड के बाद वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड t इक्वल टू 5 सेकंड पे कैलकुलेट पावर बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। चलो सोचते हैं, दो वर्क डन निकालने हैं, ग्रेविटी क्या और फ्रिक्शन। एक बार खुद से सोचना, फिर मैं कराने वाला हूं। पहले ये सोचा करो हमेशा क्या हमें पता है और क्या चीज है जो मिसिंग है, तभी तो उसकी तरफ जाएंगे हम, है ना? हमें स्टार्टिंग की वेलोसिटी पता 100, हमें मास पता है 10 kg, हमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पता है 0.2। बता सकते हो इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? अगर यहीं पे बनाना चाहूं तो एक तो नीचे लगता ही है mg, एक पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर लगेगा नॉर्मल। अब मुझे यह बताओ, इस डायरेक्शन में जहां ये चल रहा है, इधर कौन है अपोज करने? इधर कितने फोर्सेस हैं? एक ही फोर्स है, ये फोर्स थोड़ी, ये तो वेलोसिटी है ना? तो एक ही फोर्स है विच इज फ्रिक्शन। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं? फोर्स इज इक्वल टू ma, और फोर्स की जगह बस फ्रिक्शन का फॉर्मूला डाल देना, तो यहां से तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया μn। बता सकते हो n की जगह क्या लिखूं? 0 क्यों आएगा? यहां से देखो, ऊपर नॉर्मल और नीचे क्या लग रहा है? mg। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहां नहीं है मोशन,
ठीक है, तो n की प्लेस पे क्या लिखना है, mg। m से m गायब तो a आ जाएगा म्यू जी। बताओ यहां पे एक चीज मिसिंग है जो मैंने नहीं लगाई, क्या है, माइनस साइन। बिल्कुल सही, क्यों, बिल्कुल सही, ये एक्सेलरेशन ना होकर डीसेलरेशन होनी चाहिए। फ्रिक्शन तो रोकता है चीजों को, रिलेटिव मोशन को रोकता है। ठीक है, आई थिंक वी आर डन ऑलमोस्ट। पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। बाकी का खुद से करना। क्या होना चाहिए यहां पे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो क्या हम 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन दिस टाइम हमें u पता है और a भी पता है, 0.2 इंटू 10 ग्रेविटी की वैल्यू, और टाइम दिया हुआ है 5। तो देखो कितना बन जाएगा, 100 माइनस 10 आ जाएगा। तो ये बन रहा है 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है अगर मैं फ्रिक्शन की वजह से लिखना चाहता तो आता फ्रिक्शन इंटू वेलोसिटी, और पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि जो बॉडी है या पार्टिकल है वो आगे की तरफ चल रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, दैट इज बाय नेगेटिव साइन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें पता है म्यू एन, और वेलोसिटी हमने अभी अभी निकाली है, ये रही 90। हो गया बस, ठीक है। म्यू की वैल्यू है 0.2, एन है mg मतलब 10 इंटू 10 इंटू 90, जो कि बन जाएगा माइनस के 10 इंटू 10 100, एक जीरो यहां से कटेगी तो 200, मेरे ख्याल से 1800। यही है पावर बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब पावर निकालनी है तो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स लिख देते हैं, कितना आएगा mg, और वेलोसिटी अभी अभी निकाली थी 90, और दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। अभी अभी मैंने बताया था सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव, और अगर 90 पे हो तो 0। इसका मतलब यहां पे cos 90 है, 0 आ गई ये पावर। बिल्कुल लिख सकते थे, वर्क डन बाय नहीं, पावर बाय ग्रेविटी। अच्छा हाँ, वहां से लिख सकते थे, सही बोल रही हो। इसका मतलब है अगर हम यहां पे वापिस आए तो इसमें हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। ये रहा, ये एक्चुअल में फॉर्मूला ओपन करके लिखोगे तो एफ वी कॉस थीटा जैसा था। थीटा को हम 90 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। समझ आ रहा है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2t प्लस टी स्क्वायर, कैलकुलेट एवरेज पावर इन 5 seconds। कैलकुलेट एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। इसके बाद लिखना एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट 5 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस तो आसान है, सिंपल 5 ही तो पुट करना है, पावर तो दी ही हुई है, हमें तो मेन एवरेज निकालनी है। तो अगर हमें एवरेज पावर निकालना है, फॉर्मूला क्या बताया था, इंटीग्रेशन p इंटू डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। 5 सेकेंड्स का मतलब क्या होगा, लिमिट्स कहां से कहां होगी, 0 से लेके 5 तक, बस पुट कर दो। 0 से 5 2t प्लस टी स्क्वायर डी टी, पावर की वैल्यू पुट कर दी, और 0 से 5 डी टी, कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेशन का रूल याद है, अगर सिर्फ t हो, 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, सिर्फ t है तो इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और टी स्क्वायर की क्या होगी, टी क्यूब डिवाइड बाय 3। जो भी पावर है उसमें 1 प्लस हो जाता है, जैसे हमने इंटीग्रेशन कर दी तो ब्रैकेट में चेंज हो जाती है। सिर्फ dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, बिल्कुल सही।
0 से 5, जो कि बन जाएगा 2 से 2 कट, अपर लिमिट एक बार जहां जहां t दिख रहा है 5 पुट कर दो, माइनस जहां जहां t दिख रहा है उसको 0 पुट कर दो। डिनोमिनेटर में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनल आंसर बनना चाहिए तुम लोगों का 25 प्लस 125/3 डिवाइड बाय 5, जो कि हो जाएगा 75, कितना आ जाएगा 200/3 डिवाइड बाय 5, कट कर दो तो 40/3 वॉट। सेम आ रहा है? कौन सा, ये वाला? ये इसमें P की वैल्यू पुट की यहां पे 5 सेकंड में बोला तो टाइम तो 0 से ही स्टार्ट होता है ना, तो 0 से लेके 5। अगर यहां दिया होता है 1 से 5 के बीच में निकालो तो 1 से 5 लिख देते, कुछ नहीं कहा तो 0। पावर की वैल्यू यहां से पुट की, फिर इंटीग्रेशन का रूल लगाया, इस 2 को छोड़ दो। t की इंटीग्रेशन होती है t²/2, और जो भी पावर लिखी होगी उसमें 1 ऐड कर दो तो 3 बन गया, नीचे भी 3। सिर्फ dt की t होती है। उसके बाद जहां जहां t दिख रहा था उसमें हमने एक बार 5 पुट कर दिया और फिर एक बार 0 पुट कर दिया। बीच में हमेशा माइनस होता है, नीचे में भी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ आ रही बेटे यहां तक चीजें? ऐसा तो हो नहीं सकता हम कोई टॉपिक कर रहे हैं और उसमें प्रोजेक्टाइल ना आ जाए, है ना? तो लेके आते हैं। लिखो, क्वेश्चन में कहा गया है पार्टिकल ऑफ, ये हो गया था ना सभी का पिछले वाला, वो तो पुट कर लेना, वो तो स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, 5 पुट कर दो। नेक्स्ट लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी दी है 10, एंगल दिया हुआ 37, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। याद रखना पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स तो हमें पता है mg होगा ग्रेविटी का, बस वेलोसिटी निकालनी है हमें 2 सेकंड के बाद। पहले बताओ स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? इधर 10 का इधर कितना आता है? 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, जो कि हो जाएगा 8, और यहां आएगा 10 sin 45, जो कि हो जाएगा 6। हमें तो 2 सेकंड बाद निकालनी है। पहले एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, या फिर हमें वेलोसिटी लिखने का तरीका भी पता है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आई कैप, वाई एक्सिस की वेलोसिटी जे कैप। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी दिमाग में यूज करो, v = u + at। हाँ, तो ये क्वेश्चन आफ्टर 1 सेकंड है, वरना बढ़िया सा आंसर नहीं आएगा हमारा। बस यहां आफ्टर 1 सेकंड कर देना तो अपने पास बन जाएगा -4, है ना? v = u + at, which is 6 - 10 × 2, which is 10 × 1, which is -4। -4 का मतलब है यहां पे वैल्यू थी इसकी 6, ध्यान से समझना ये बात। यहां वैल्यू है 6, बता सकते हो यहां भी कितनी होनी चाहिए? 6 ही होनी चाहिए। तो फर्क क्या होता है इस 6 और इसमें? इसमें ऊपर की तरफ है 6 और इसमें क्या होता है? नीचे। टॉप पे वेलोसिटी कितनी होती है? यहां पे y की डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी होती है, y का कंपोनेंट। तो 4 कहां होएगा? पॉजिटिव का 4 कहां होता? इस 6 और 0 के बीच में, है ना? और नेगेटिव का 4 कहां होगा? इसके बीच में। तो यहां कहीं होगी। लेट अस से यहां पे पार्टिकल इस समय, हमें वेलोसिटी मिल चुकी है 8i कैप - 4j कैप। हमें फोर्स पता है mg। किस डायरेक्शन में होता है फोर्स? ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे की डायरेक्शन। और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? नेगेटिव y एक्सिस। थोड़ा सा सॉल्व करें, पार्टिकल का मास है 2 और ग्रेविटी है 10, तो बन जाएगा -20 j कैप। पावर का फॉर्मूला होता है F.V, बस डॉट प्रोडक्ट करो और आंसर आ जाएगा। 0 आ रहा है क्या? 80 आ रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि पार्टिकल नीचे जा रहा है ना। ये बनेगा -20 j कैप डॉट 8i कैप - 4j कैप।
मैंने रूल लास्ट टाइम बताया था, आई को आई से करते हैं, जे को जे से। आई तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ जे को जे से करना है। 20 इंटू 4 कितना होता है? 80, माइनस माइनस प्लस, तो यही आंसर। समझ आया? ठीक है, हो गया ये सारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग सच दैट, या यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली समझते हो क्या मतलब होगा? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर सोर्स, अंडर द influence of constant power source. Its displacement in time is proportional to, बड़ा ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन। अगर पावर कांस्टेंट दी हुई है तो बताओ उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन होगा। हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम, एक बार डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक बार वेलोसिटी टाइम, एक बार वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी। लिख लिया यहां तक? चलो सोचते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, मूव कर रही यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर, मतलब जो भी पावर होगी वो कांस्टेंट। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो पता लगा। कांस्टेंट का मतलब लेट अस से पी के इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो पावर का कोई फॉर्मूला, अगर हम फोर्स इनटू वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी उसमें, है ना, फोर्स। और कोई फॉर्मूला? वर्क डन बाय टाइम करके देखते हैं, देखना इससे क्या फायदा होगा। कोई वर्क का फॉर्मूला पता हो? F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा के देखते हैं, शुरू करते हैं। एटलीस्ट होगा तो ठीक है, वरना इसको क्रॉस लगा के कुछ और सोचेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। लेट अस से सेम ही डायरेक्शन में सारा कुछ हो रहा, कांस्टेंट। फिर फोर्स का कोई फॉर्मूला सोचो, साथ साथ करना, खुद से करने की कोशिश करो। यह हमारा फर्स्ट ट्राई है, होगा होगा, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। हाँ, MA। बाय द वे, तुम्हें नहीं लगता कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी लिख देना चाहिए हमें? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को मैंने वेलोसिटी लिख दिया, फोर्स को m में। ठीक है, एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला? हाँ, dv/dt। m भी कांस्टेंट है, इसको भी उधर भेज देते हैं, तो v dv/dt इक्वल टू k/m, ये तो कांस्टेंट है। dt को भी उधर भेज देते हैं, तो अगर हमसे पूछा जाता वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताओ, फिर तो हम एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए देखना होगा, कुछ और कर पाएंगे क्या? लिखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो v dv इक्वल टू k/m, ऐसे ही इंटीग्रेशन dt। v की इंटीग्रेशन, जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, तो v²/2 इज इक्वल टू k/m। सिर्फ dt की क्या होती है? t। 2 को भी उधर भेज दो तो v² आ जाएगा 2km/t। हाँ, काफी अजीब है। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? रूट में 2k/m
टी का भी रूट लिख सकते हैं या पावर 1/2। एटलीस्ट हमें ये तो पता लगा ये सारी चीज तो कांस्टेंट है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता v और t में रिलेशन बताओ, हम बता देते कि v डिपेंड करता है t की पावर 1/2 पे। अनफॉर्चुनेटली पूछा नहीं गया। पूछा क्या गया है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। बताओ यहां से कैसे जाएं डिस्प्लेसमेंट टाइम? वेलोसिटी को क्या लिख दें? ds डिवाइड बाय dt। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। करना। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है तो लिख भी सकते हो साथ में। क्लास में थोड़े कम ही चांसेस आने के, लेकिन अगर कभी बोर्ड एग्जाम से एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो वहां काम आ जाएगा। करो जल्दी, इस स्टेप से उठा लो इसको। ds बाई डी टी इक्वल टू रूट में 2k बाई m t की पावर 1/2। ds इज इक्वल टू, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड वी आर डन। ds की इंटीग्रेशन हो जाएगी s, और क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन? बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट है ये सारा। t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? t की पावर 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2 डिवाइड में 3/2। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं था, हमें यह देखना था यहां पे s किस पे डिपेंड कर रहा है? t की पावर 3/2 पे। दैट इज द आंसर। समझ आया? नोट कर लिया? सबसे पहली स्लाइड पे मैं जाने वाला हूं, एक फॉर्मूला और ऐड करते हैं विच इज, अगर हमें कभी भी पूछ लिया जाए एफिशिएंसी के बारे में, वर्ड सुना कभी एफिशिएंसी? हम यूनिट डायमेंशन कर रहे थे उसमें सुना होगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है, अगर किसी भी चीज की हमें एफिशिएंसी देखनी है तो फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स कर लिया तो वहां ये वर्ड सुना होगा एफिशिएंसी। वैसे उम्मीद तो कमी है केमिस्ट्री वालों से। हाँ, डेली लाइफ में सुना है? हाँ वो तो सुनेंगे। एफिशिएंसी का मतलब मोस्टली इंजन के साथ यूज होता है वर्ड। ऐसा हम आज तक कोई इंजन नहीं बना पाए जो 100% एफिशिएंट हो। पेट्रोल डलवाया तुमने 100% और 100% एनर्जी में कन्वर्ट, नॉट पॉसिबल, बना ही नहीं सकते। देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी। समझ पा रहे हैं? जैसे सब में आज तक हम कुछ भी यूज करके नहीं बना पाए जिसमें 100% एफिशिएंट इंजन हम बना पाए, हो ही नहीं सकता। वो बन नहीं पाया ना, वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। बन गया तो वो बहुत क्लोज होगा, 100% वो भी नहीं होगा। अगर मैटर एंटी मैटर को टकराओ तो 100% एनर्जी तो बन जाती है, यूटिलाइज तो करना उसको, तब तो वेस्ट होगी। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो a water pump rated 600 वॉट। बेटे एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है, दो कराने वाला हूं, ठीक है? दोनों कंप्लीटली अलग हैं अभी तक जितने किए उससे। हैज एफिशिएंसी 75%। पहले तो मेरे को इतनी ही बात का मतलब बताओ तब मैं आगे क्वेश्चन लिखने वाला हूं। मतलब उसकी पावर एक्चुअल में जो लिखी हुई है ना 600 है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी, आउटपुट कितनी देगा? सिर्फ 600 का 75%, विच इज कितना होता है? नहीं, 450। तो आउटपुट पावर हमें पता लग गई 450 होगी। आगे लिखते हैं, इफ इट इज एम्प्लॉय टू रेज, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना बेटे, ऊपर जो चीज है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है? ऊपर से नीचे में नेगेटिव आता है। ओए देख लिया? चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इसे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में कुछ वेलोसिटी तो दिख नहीं रही हमें, है ना?
तो और कौन सा फॉर्मूला था? dw वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। बता सकते हो इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा वर्क है जो हमारे काम, सॉरी, कौन सा फोर्स है जो काम में आएगा? अगर मैं पानी को ऊपर भेजना चाह रहा हूं, किसके अगेंस्ट भेज रहा हूं मैं ऊपर? ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसका मतलब है यहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी, तो mgh यही होता ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लगता है क्या चीज है जो बाहर आ सकती है? मेरे ख्याल से GH बाहर आएगा, M अंदर ही रह जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें नहीं लग रहा टाइम के साथ धीरे धीरे हम पानी भेजते जा रहे हैं, तो पानी बढ़ रहा है टाइम के साथ, है ना? देखो 2 घंटे में कितना हम टोटल पानी को ऊपर भेज देंगे, जो भी मोटर होगी वो 2 घंटे में कितना पानी भर देगी, तो धीरे धीरे पानी बढ़ तो रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब है ये dm/dt रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं है। समझ आ रही है? तो हमारे पास आज फॉर्मूला तैयार हो गया, GH dm/dt। याद भी रखने की जरूरत नहीं, वर्क डन बाय टाइम से भी हो जाएगा अपना काम। करो, बताना पावर कितनी लिखूं, 600 या 450? 45 तो नहीं लिखेंगे, 450। क्यों? आउटपुट तो उतनी ही मिल रही है हमें, है ना? तो आज के बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना बेटे, आउटपुट बाय इनपुट। ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, हाइट है 40, मास हमें पता नहीं कितना जाएगा, और 2 आवर्स का मतलब कितना टाइम होता है सेकंड्स में? 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बेटे? ब्लैक होल के पास से आया क्या? ओ वहीं बैठा है। बस हो गया, निकालते रहना इसको। और एक बात बताओ, अगर हमें कभी लीटर में कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब को, कैसे करते हैं? वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, मतलब 1/1000 लीटर। जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं वो शायद थोड़ा सा अजीब होगा। केजी को लीटर में कैसे चेंज करते हैं? जब तुम्हें वो दूध देने आता है भैया, वॉल्यूम मत, कभी कह के देखो भगा देगा तुझे। अगर कभी भी हम दूध लेने जाते हैं तो वो भैया को क्या बोलते हैं हम, कितना दूध चाहिए? पहले तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ, जितनी भी एयर से विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, क्या 100% कन्वर्जन हो रहा है? नहीं ना। कितना कन्वर्जन हो रहा है? 33%। 33% का 33.3% का मतलब होता है 1/3। सोच के देखो, 33 बाय परसेंटेज को हटाओगे, डिवाइड में 100 आएगा, एंड अप टू सोन उसको सॉल्व करो तो उसका मतलब है 1/3 की बात हो रही है। जो भी हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे उसके साथ 1/3 हमें लगाना होगा, क्योंकि उतनी ही आउटपुट मिलने वाली है। चलो बनाते हैं पावर का फॉर्मूला। इस बार कौन से फॉर्मूला को यूज करें? हाँ, जो भी विंड, ये मान लो विंड मिल है मेरा कैमरा, यहां की तरफ हवा आ रही है, तो किस एनर्जी को लेके आ रही होगी अपने साथ? चलती हुई चीज के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस बार हम वर्क डन बाय टाइम जो फॉर्मूला है उसमें वर्क की जगह यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आगे। बाय द वे हम ऐसा लिखना चाहेंगे dw/dt। d ½ mv²/dt। हवा की वेलोसिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो बाहर निकाल देते हैं। हाफ को भी बाहर, v² को भी बाहर, तो बचा dm/dt। अभी ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देखना। P = ½ v²। dm/dt, मास को क्या लिखा जा सकता? मास तो दिया नहीं हुआ, मास की जगह में डेंसिटी दी हुई है, तो क्या यूज करें? मास का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का क्या होगा?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। ये जो एंड के फॉर्मूलाज आज मैं डिराइव करा रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट है ये। कोई तरीका आज से पहले सुना है? वॉल्यूम का भी कोई फॉर्मूला सुना है इन जनरल? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, हाइट या लेंथ। एरिया इंटू डिस्टेंस बोल सकते हो, लेंथ बोल सकते हो। एरिया को बाहर निकाला तो बचेगा dl बाई dt, मतलब लेंथ बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, विच इज अगेन वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी आ गई। तो फाइनल फॉर्मूला बच रहा है 1/2 v स्क्वायर रो, सॉरी v क्यूब रो a। आज के बाद हम डिराइव नहीं करने बैठेंगे ये फॉर्मूला को, डायरेक्ट ध्यान रख लेंगे। तो मैंने लग रहा है सारा कुछ दिया ही हुआ। वेलोसिटी भी पता है, डेंसिटी भी पता है, एरिया भी पता है। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर गलत आ जाएगा। हाँ, एक कमी है अभी इसमें, 1/3 निकालनी है क्योंकि हम, है ना। तो फाइनल पावर होगी, पता लगे इतनी मेहनत करके 1/3 रह गया बस, फाइनल इलेक्ट्रिकल पावर। तो वो हो जाएगी 1/3 ऑफ जो भी ये है। हो गया। जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब ग्रेविटेशन, उसके बाद एक सॉलिड आएगा, फिर फ्लूइड, तब हम इसको दोबारा करने वाले हैं क्वेश्चन को। बट अभी थोड़ा बहुत समझ आया। तो ये था हमारे पास एंड, वर्क, पावर, एनर्जी, तीनों टॉपिक कराए हैं मैंने।